हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरडी पैरामेडिकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो जल्दी से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है रेडिएशन फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक अलारा प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, पर ये आता ही है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। अलारा प्रिंसिपल, सबसे पहले ये जानते हैं कि अलारा क्या होता है। अलारा की फुल फॉर्म क्या होती है? अलारा मीन्स एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। क्या होगी? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ठीक है। इसको याद रखना, आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि बताओ अलारा प्रिंसिपल में अलारा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या होती है। ए से एज, एल से लो, वापस ए से एज, आर से रीजनेबली, ए से अचीवेबल। कि इसका क्या मतलब है, अब हम ये समझते हैं कि हमको कितनी जो रेडिएशन की जो डोज है वो हमको कम से कम लगनी चाहिए। कितनी लगनी चाहिए? एकदम कम से कम लगनी चाहिए। चलो और डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल अलारा कैसा प्रिंसिपल है? ये भी एक रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल ही है। हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था कि रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या होता है, कैसे कैसे हम खुद को रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं शील्डिंग का यूज करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ऑन, ठीक है। तो वही सब है कि ये भी क्या है, एक रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है। अगर रेडिएशन प्रोटेक्शन का क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप अलारा प्रिंसिपल भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल अलारा। सभी सजीव, यानी कि सजीव का मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं, हम हैं, उनके बारे में बोला है। प्राकृतिक रूप से निर्मित या मानव निर्मित रेडिएशन सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे तो आर्टिफिशियली रूप से, आर्टिफिशियली फॉर्म हुए हो या नेचुरली हुए हो, कोई भी हो, वो किस में आ रहे हैं। अगर रेडिएशन के सोर्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं, या जो व्यक्ति या जो भी ह्यूमन आयनाइजेशन रेडिएशन के कांटेक्ट में या संपर्क में आता है, जैसे कि अगर हम हैं, हम एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हम उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो क्या होगा उनके शरीर में, यानी कि उनकी बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल हार्मफुल चेंजेस, यानी कि हानिकारक परिवर्तन होते हैं। क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होएगा, हार्मफुल बायोलॉजिकल हार्मफुल चेंजेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्या होंगे, हमारे बायोलॉजिकल हार्मफुल चेंजेस होंगे। कब होंगे? जब भी हम रेडिएशन सोर्स के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हार्मफुल चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में। फिर क्या कह रहा है ये, होने वाले हानिकारक प्रभाव, यानी कि होने वाले कैसे प्रभाव, हानिकारक प्रभाव क्या करेंगे, रेडिएशन की डोज पर डिपेंड करते हैं। अब हमको कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना हार्मफुल है वो चीज हमारे लिए, वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडिएशन की डोज पर। किस पर डिपेंड करेगा? रेडिएशन की डोज पर, कि रेडिएशन की डोज कितनी लग रही है हमको। अगर हमने कम एक्सपोजर खाया है तो हमको कम नुकसान होएगा, अगर हमने बहुत ज्यादा हाई डोज हमको लगी है तो क्या ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसीलिए अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसलिए क्या कहते हैं, अलारा के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, रेडियोग्राफर्स या जो भी वहां पे काम कर रहे हैं एक्सेट्रा, की रेडिएशन एक्सपोजर डोज, कौन सी डोज, रेडिएशन की एक्सपोजर डोज कैसी होनी चाहिए, डोज की मात्रा निम्नतम, यानी कि कम से कम। निम्नतम का मतलब यहाँ क्या है, कम से कम। रेडिएशन एक्सपोजर डोज की जो मात्रा है वो कैसी रखी जानी चाहिए, एकदम कम से कम रखी जानी चाहिए, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं हम, अलारा प्रिंसिपल कहते हैं। एक बार वापस से शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अलारा होता क्या है। अलारा ये होता है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी, अगर हम है, ह्यूमन बीइंग्स है या कुछ भी है, मानव रूप से निर्मित है, प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जो भी रेडिएशन सोर्स के संपर्क में आ रहा है या कॉन्टेक्ट में आ रहा है, उसकी बॉडी में क्या होंगे, हार्मफुल बायोलॉजिकल चेंजेस या बायोलॉजिकल हार्मफुल चेंजेस, कुछ भी बोल लो, वो होंगे। और वो ये होने वाले चेंजेस किस पर डिपेंड करेंगे, रेडिएशन की डोज पर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे, रेडिएशन की डोज पर, कि आपको कितनी रेडिएशन की डोज लगी तो उस पर ये चीज डिपेंड करेगी। इसलिए अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो रेडियोग्राफर्स है या वहां पे काम करने वाले जो भी व्यक्ति है, उनकी जो रेडिएशन एक्सपोजर डोज की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कैसी रखी जानी चाहिए, एकदम कम से कम रखी जानी चाहिए। कैसी रखी जानी चाहिए, कम से कम। इसे ही हम क्या कहते हैं, अलारा प्रिंसिपल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः रेडिएशन एक्सपोजर को कम से कम रखने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपोजर हम चाहते हैं कि कम से कम रहे, हमको एकदम कम से कम नुकसान हो, तो उसके लिए क्या करेंगे कि उपयुक्त नियंत्रण उपाय क्या क्या पढ़े हमने, प्रोटेक्शन वाले, टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग अपनाने चाहिए। क्या क्या अपनाना चाहिए, टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग, ताकि न्यूनतम जोखिम के साथ, न्यूनतम जोखिम यानी कि कम से कम रिस्क के साथ में क्या कर सके, हम
अधिकतम लाभ उठाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके उस चीज़ का, हमको नुकसान कम हो और हमारा फ़ायदा भी हो जाए। तो ऐसा काम अपन को करना है, जिसके लिए हमको 3 रूल फॉलो करने हैं, TDS मैंने पहले भी बताए थे, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थात अलारा प्रिंसिपल के अनुसार रेडिएशन सोर्स से अधिकतम दूरी बनाकर रेडिएशन एरिया में कम से कम समय व्यतीत करना चाहिए। जैसा कि पहले रेडिएशन प्रोटेक्शन में भी बताया था कि रेडिएशन एरिया में हमको क्या करना चाहिए, एक तो दूरी बनाकर काम करना चाहिए और वहाँ पे कम से कम समय व्यतीत करना चाहिए। अगर हम दूर रह के काम करेंगे तो हमको रेडिएशन कम लगेगी, और कम समय वहाँ पे हम बिताएंगे तो भी हमको क्या होगा, रेडिएशन कम लगेगी। नोट पढ़ते हैं, नोट नंबर 1, यदि अति आवश्यक नहीं हो तो एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। अगर हमारे को जरूरी नहीं है, इतना नहीं लग रहा है कि जरूरत है, तो एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि रेडिएशन कैसी होती है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। कैसी होती है? हार्मफुल होती है। ऐसे नहीं कि हल्की छोटी मोटी चोट लगी, चलो चलो एक्सरे करवा के आ जाते हैं। वो जो भी हार्मफुल चेंजेस होते हैं वो हमको ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बॉडी में तो होते ही है ना। तो कम से कम एक्सरे करवाने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो आपको नहीं करवाने चाहिए। साथ ही साथ इस दौरान सुरक्षात्मक उपकरण कौन से थे हमने पढ़े, लेड एप्रिन, लेड गॉगल्स, समझ रहे हो, वो वाले सारे अपनाने चाहिए जिससे कम से कम रेडिएशन लगे। तो ये अगर हम लेड एप्रिन इन सब का यूज़ करेंगे तो हमको क्या होगा, रेडिएशन क्या लगेगी, कम से कम लगेगी। इसलिए हमको इन सब का भी क्या करना है, यूज़ करना है। नोट नंबर 2 प्रेग्नेंट वुमेन वाला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडिएशन एरिया के बाहर ऐसे सिंबल्स बने हुए रहते हैं, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन का सिंबल भी होता है कि वो ऐसे मतलब अलाउड नहीं होती है। क्यों? पढ़ लेते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के एक्सरे नहीं करवाने चाहिए। कब नहीं करवाने चाहिए? स्पेशली विशेषकर 8 से 15 सप्ताह के गर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करवानी चाहिए? 8 से 15th वीक के बीच में। इसका रीज़न है क्योंकि 8 से 15th वीक के बीच में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमको नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन के एक्सरे उस टाइम पे, क्योंकि इस समय प्रेग्नेंट वुमेन के रेडिएशन मिलने से पैदा होने वाले बच्चे में मानसिक विकलांगता, अगर उस टाइम हम प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन दे देंगे तो उससे जो बेबी होएगा उसमें क्या होएगा, या तो मानसिक विकलांगता या अदर और भी कोई बीमारी या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना रहती है, या और भी कोई उसको बीमारी हो सकती है। गूंगा हो रहा है, बहरा हो रहा है, किसी हाथ पाँव का न बनना, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमको प्रेग्नेंट वीमेन के 8 से 15th वीक वाला जो टाइम पीरियड है उसमें बिल्कुल भी एक्सरे नहीं करना चाहिए। अगर कोई आता भी है तो आपको उसको पूछना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, वहाँ खड़ा भी नहीं रखना चाहिए, इतना रिस्की है। फिर क्या कह रहे हैं, ये अति आवश्यक होने पर, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन है, हालत ज़्यादा खराब है, एक्सीडेंट हो गया है, आपको एक्सरे उसका करना ही पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, अति आवश्यक होने पर प्रेग्नेंट वुमेन के एक्सरे करते समय पेल्विक एरिया को लेड एप्रिन से कवर कर देना चाहिए। जो उसका पेल्विक एरिया है उसको किससे कवर करना है, आपको लेड एप्रिन से कवर करना है। उसके बाद आपको एक्सरे करना है। ठीक है, लास्ट नोट, नोट नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सरे किए जाने वाले पार्ट्स के अलावा दूसरे अदर पार्ट्स को रेडिएशन से बचाना चाहिए। जैसे कि हम हैंड का एक्सरे कर रहे हैं, हैंड में सिर्फ हमको रिस्ट का ही करना है, यहाँ का नहीं करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जिस पार्ट के अलावा जो भी पार्ट है जिसका एक्सरे कर रहे हैं उसके अलावा उन पार्ट को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। विशेषकर गोनेड ऑर्गन्स को बचाना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है गोनेड ऑर्गन्स को बचाना? क्योंकि रेडिएशन मेजर एक रीजन है इनफर्टिलिटी का, इसीलिए गोनेड ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ एक्सरे बीम को कॉलिमेटेड कर देना चाहिए। एक्सरे बीम को क्या करना चाहिए, कॉलिमेटेड कर देना चाहिए। जब हमने एक्सरे ट्यूब पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि कॉलीमीटर क्या होता है। कॉलीमीटर होता है जो एक्सरे बीम को क्या कर देता है, कॉलीमेट कर देता है। मतलब कि अगर इस पार्ट पे एक्सरे करना है इस पार्ट का अगर, तो वो एक्सरेज कॉलीमेट हो जाएगी, तो वो इधर ही आएगी, इधर उधर किधर नहीं जाएगी। तो क्या करना है हमको, बीम को, एक्सरेज को या एक्सरे बीम को क्या करना है, कॉलीमेटेड कर देना चाहिए। तो ये था हमारा अलारा प्रिंसिपल जो कि हो चुका है खत्म। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि सब तक वीडियोस पहुंच सके, सब पढ़ाई कर सके। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी, मैं आपके डाउट सारे वहीं सॉल्व करूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे डार्क रूम का। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।